हेलो सभी साथियों को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। वक्त हो चुका है अपनी साइंस की क्लास का, जिसके अंदर दोस्तों हमारी बायोलॉजी चल रही है। आप सभी को पता है हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स दोस्तों आराम से कंप्लीट कर ली है। और आपको पता है कि अब सीईटी के अपने 10+2 के फॉर्म भी दोस्तों स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप सभी है ना तैयारी दोस्तों बेहतर से बेहतर करिएगा, 10+2 वाले हो या ग्रेजुएशन वाले हो। मैं आपको ग्रेजुएशन के एग्जाम से पहले पूरा का पूरा जो आपको मैंने आप 70% सिलेबस करवाने का वादा किया है, और 70% क्वेश्चन 80% क्वेश्चन अपनी क्लास से आएंगे दोस्तों। वो आपसे वादा किया है तो वो आपको निभाऊंगा दोस्तों। उसी पैटर्न के हिसाब से अपनी क्लासें वो चल रही है। जो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में क्लास आ रही है उनको क्लासों को बच्चे कम देख रहे हैं, क्या कारण है दोस्तों आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। क्योंकि मैं सर्वाधिक मेहनत करके रिकॉर्डिंग क्लास प्रोवाइड करता हूं, क्योंकि लाइव में थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा खराब होता है लेकिन रिकॉर्डिंग में टाइम खराब नहीं होता। तो इसीलिए आप थोड़ी सी अपने चैनल पर जो भी क्लास है उनको रिकॉर्डिंग वालों क्लास को भी उतना ही महत्व दीजिए जितना आप लाइव क्लास को महत्व देते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना टाइम खराब किए। आज हमारा टॉपिक है साइंस का दोस्तों, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र। दोस्तों जितने भी इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना वो सारे के सारे क्वेश्चन आज डिस्कशन करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, आप सभी को पता है। 1 मिनट थोड़ा सा पेन है वगैरह वो सेट कर लेता हूँ, चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह होता है दोस्तों? प्रकाश, ऊर्जा, जल, जैव मात्रा या बायोमास, बताइएगा। पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह तो दोस्तों किस प्रकार का? पहले घास, ठीक। घास कौन खाएगा? हिरण। हिरण को कौन खाएगा? शेर। इस प्रकार की तो पारिस्थितिक तंत्र चलता है, ठीक है। तो इससे ऊर्जा डायरेक्ट किसको मिल रही है? इसी को तो मिल रही है, ऊर्जा ही तो मिल रही है डायरेक्ट। क्या मिल रही है? ऊर्जा, ना कि प्रकाश जल दोस्तों। ये से घास शेर को भी ऊर्जा मिल रही है, हिरण को भी ऊर्जा मिल रही है। तो पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रभाव, तो आपका एक दिशीय प्रभाव ये हो जाएगा आप जिसमें ऊर्जा का प्रभाव इनको मिलता है दोस्तों। ऑप्शन है बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक उत्पादक, एक सहकारी, एक मांसाहारी को दर्शाने वाली एक उपयुक्त आहार श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है? घास कीट हाथी, पादप खरगोश बाघ, मछली कीट व्हेल या बाघ खरगोश उल्लू दोस्तों, बताइएगा। ये एलडीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। जो एलडीसी का एग्जाम अभी हुआ था ना अगस्त के अंदर, उसी एग्जाम में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है। चिंता मत, 11 अगस्त को एग्जाम था दोस्तों, याद रखना। उस एग्जाम में सौपोषी घास, एक उत्पाद का मतलब होता है सौपोषी घास। सौपोषी घास दोस्तों, तो इसका मतलब हो गया कौन? घास कीट आती कौन? शाकाहारी हो गई है। तो ये तो शाकाहारी है। घास भी कीट भी घास और कीट हाथी दोस्तों ये शाकाहारी में आ जाएंगे। आपसे पूछा है पादप खरगोश और बाघ, ये हो जाएंगे दोस्तों एक उत्पाद, एक शाकाहारी एक मांसाहारी। यानी एक उत्पाद है, ठीक है, एक शाकाहारी है खरगोश, और मांसाहारी कौन हो जाएगा? बाघ दोस्तों। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। आप कहोगे सर मछली, मछली कीट व्हेल दोस्तों ये इसमें नहीं होगा, ये बाघ खरगोश उल्लू नहीं होगा, ठीक है। बी ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। आराम से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन 100% सही होगा, और सीईटी में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% आने वाला है, इतना आपको विश्वास दिलाता हूं। आज अपनी साइंस के अंदर शायद 11वीं क्लास है दोस्तों, और 11 क्लासों में से एक एक क्वेश्चन 100% मान के चलना। हरित गृह गैसों में सर्वाधिक अनुपातिक योगदान देने वाली दो गैसें हैं दोस्तों, कौन सी है ये बताइएगा। CO2, CH4, सॉरी CH4, उसके बाद CFC क्लोरोफ्लोरो, जान गए क्या? N2O दोस्तों। अब इनका प्रतिशत दोस्तों पूछ ले जाए, CO2 60%, CH4 दोस्तों कितना? 20%, CFC 14%, N2O 6%। ये इनका परिवर्तन होता है दोस्तों। आपको पूछा है हरित गैसों में सर्वाधिक अनुपातिक परिवर्तन कितना हो रहा है? CO2 CH4, यही तो हो रहा है। तो कुल मिला के ऑप्शन है ए आपका सही हो जाएगा।
पश्चिमी घाटों में पूर्वी घाटों की तुलना में उभयचर जातियों की संख्या अधिक है, वह कौन सी विविधता को दर्शाती है? जाति विविधता, आनुवंशिक विविधता, पारिस्थितिक विविधता या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो पश्चिमी घाटों में पूर्वी घाटों की तुलना में उभयचर जातियों की संख्या अधिक कौन सी विविधता को दर्शाने का कार्य करती है दोस्तों? जैव विविधता शब्द की बात करें, कई बार पूछ लेता है दोस्तों, किस्मत खराब होती है ना, तब दोस्तों कोई इसी प्रकार का प्रश्न है वो बन सकता है, जैव विविधता। जैव विविधता ये शब्द किसने दिया था? शब्द पूछ ले तो दोस्तों आपके दिया था WG। कौन है? WG रोजेन ने। WG रोजेन ने दोस्तों ये शब्द है दिया था। और ये अपना जैव विविधता दिवस पूछ ले तो 22 मई को। और 22 मई से याद रखना 22 अप्रैल को कौन सा पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को कौन सा जल दिवस। दोस्तों याद रखना ये तीनों के तीनों 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, तीनों में कंफ्यूज भी मत होना। सबसे पहले हम पानी को बचाएंगे, पानी को बचा के पृथ्वी को बचा के हम जैव विविधता को बचाने का कार्य करेंगे दोस्तों। और ये दोस्तों जैव विविधता दिवस कब से मनाना शुरू किया था? ये किया था 2010 से शुरू किया था, याद रखना, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम जीके के क्वेश्चन से रिलेटेड होती है दोस्तों, और साइंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जाति विविधता को दर्शाता है दोस्तों, जातीय विविधता। संकटग्रस्त जातियों को ब्रह्मस्थानीय संरक्षण की एक विधि है। वन्य जीव अभयारण्य, जीव मंडल आरक्षित या क्रायोप्रिजन या राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों क्या होगा? ब्रह्मस्थानीय का मतलब होता है दोस्तों जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर संरक्षण प्रदान करना, ये हो जाएगा। याद रखना, जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना, संरक्षण प्रदान करना, या ब्रह्मस्थानीय संरक्षण एक विधि है। ये जो क्रायोप्रिजर्वेशन है ना, ये विधि कहलाती है दोस्तों। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिएगा, भारत में वन्य जीवों को प्रकृति के विभिन्न अंग के रूप में संरक्षित करने के लिए स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा पार्क, या पेरियार राष्ट्रीय पार्क, या गिर राष्ट्रीय पार्क। दोस्तों बताइएगा। पहला दोस्तों जिसने क्या किया था, जो विभिन्न अंगों के रूप में संरक्षित करने के लिए स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान, वो हो जाएगा दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क। औरों के मैं डिस्कशन नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि वो करेंगे इंडिया जीके की जो क्लास हमारी चलती है वहां पर। दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क की मैं बता देता हूं। कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड के अंदर। कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। और उत्तराखंड की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना कॉर्बेट नेशनल पार्क की वहां पर कब की जाती है? 1936 में स्थापना। दोस्तों याद रखना, एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा 100% इंपोर्टेंट लगा कर लिख लेना। चलिएगा, 1936 में दोस्तों। और वर्तमान नाम है इसका हेली नेशनल पार्क। क्या नाम है? हेली नेशनल पार्क। दोस्तों हेली नेशनल पार्क। दोस्तों चलिएगा, ये पार्क बहुत याद किए थे दोस्तों जब रेलवे की भर्ती आई थी 2018 की, ठीक है ना, उस टाइम। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है? दोस्तों मीथेन, बेंजीन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर भगवान के दया मेडिकल देने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी दोस्तों उसमें, क्योंकि इस साइड टीचर लग चुके थे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है? दोस्तों इसमें से बताइएगा जो भी आपको लगता है। मीथेन की बात करें तो हम बता देता हूं दोस्तों, प्रथम
कार्बनिक, क्या प्रथम है कार्बनिक यौगिक जो धरती पर बना। मीथेन है ना, ये सबसे पहले कार्बनिक यौगिक है ये जो आपके धरती पर ही बना है दोस्तों, ठीक है। और आपकी ये बेंजीन क्या होता है, ड्राई क्लीन एजेंट दोस्तों, ड्राई क्लीन एजेंट दोस्तों पूछ ले तो ये होता है आपका, याद रखना है। ओजोन की बात कर ले तो ओजोन है O3, ठीक है। पेरा बैंगनी किरणों से सुरक्षा, जो पेरा बैंगनी किरणों से सुरक्षा, ये करता है दोस्तों ओजोन। और अपने कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस है, क्या है, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस। और इसकी बात करें तो इसे अग्निशामक गैस भी कहते हैं दोस्तों, अग्निशामक, अग्निशामक गैस भी इसे कहा जाता है, याद रखना। और वायु प्रदूषक जो द्वितीयक उसे कहते हैं, जो सामान्यतः प्रमुख नहीं होते लेकिन अन्य पदार्थों से क्रिया करने के बाद क्या वायु प्रदूषण को फैलाने का कार्य करते हैं, वही होते हैं दोस्तों, और वो होता है ओजोन दोस्तों। चलिएगा, एक समुदाय में सभी जीवित प्राणियों की खाद्य ऊर्जा को ले जाने वाली कई श्रृंखलाओं का अतः संबंध कहलाता है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, यूट्रोफिकेशन या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा, जो भी आपको लगता है दोस्तों राइट आंसर बताने की कोशिश करना, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती दोस्तों, ठीक है ना। एक समुदाय के सभी जीवित प्राणियों की खाद्य ऊर्जा को ले जाने वाली कई श्रृंखलाओं का अतः संबंध कहलाता है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं, दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती है दोस्तों। क्या करती है, खाद्य जाल का निर्माण करती है दोस्तों। ये थ्योरी इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आप समझ जाओ, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखवाई जा सकती। श्रृंखलाओं का, खाद्य श्रृंखला क्या अर्थ है, दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका खाद्य जाल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में एकमात्र गैस जो सूर्य की खतरनाक विकिरण को अवशोषित करती है वह है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड। बताओ, जो सूर्य खतरनाक किरणें कौन सी होती है, यूवी रेंज, ठीक है, यूवी रेंज होती है ये खाली सबसे खतरनाक, जिसे कहते हैं पैरा बैंगनी किरणें। बहुत पढ़ी है ना 9th 10th के अंदर दोस्तों, पैरा बैंगनी किरणें। और वो होती है दोस्तों आपके ओजोन, अवशोषित करती है ओजोन। ओजोन की बात करें तो यह कहां पर है, समताप मंडल में पाई जाती है। कहां पर है, समताप मंडल में, समताप मंडल में पाई जाती है, याद रखना। और सर्वाधिक मात्रा, सर्वाधिक मात्रा ये होती है 16 से 25 किलोमीटर। चलिएगा, और मापने की इकाई क्या होती है दोस्तों इसकी, मापने की इकाई, मापने की इकाई की बात कर ले तो ये होती है डॉप्सन। क्या होती है, डॉप्सन। चलिएगा, अगला क्वेश्चन, लेड फिल विधि किस प्रकार के प्रदूषकों को निस्तारण हेतु अपनाई जाती है, जल प्रदूषक, वायु प्रदूषक, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो लेड फिल विधि है वो किस प्रकार के प्रदूषकों को निस्तारण करने हेतु अपनाई जाती है, यह बताना है आपको, जल्दी से बताइएगा।
ये लेड फिल विधि क्या होती है दोस्तों, मैं बता देता हूं। भूमि में खाली जगह या खड्डों को ठोस अपशिष्ट के माध्यम से भरकर समतल बनाना लेड फिल विधि कहलाती है दोस्तों। यानी भूमि जो खाली जगह है जहां पर खड्डों को या ठोस अपशिष्ट के माध्यम से भरकर तो समतल बनाना, वही आपकी लेड फिल विधि कहलाती है। और इसका मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट। ये क्या होते हैं? ठोस होते हैं। ऑप्शन है सी। आदर भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु भारत का प्रथम केंद्र कहां स्थापित किया गया? बंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़। ये दोस्तों भारत का प्रथम केंद्र की बात करें तो यह स्थापित किया गया था 2 फरवरी 2021 को दोस्तों। और ये कहां पर आपका स्थापित किया गया था, ये पूछ लिया जाए तो आपके जैसे चेन्नई, बी ऑप्शन। जे आवर्धन में अनअपघटनीय पदार्थों की मात्रा को सर्वाधिक होती है। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता दोस्तों। जो अनअपघटनीय दोस्तों पदार्थों की मात्रा को सर्वाधिक। अनअपघटनीय दोस्तों कौन से होते हैं? वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते तथा लंबे समय वातावरण में उपस्थित रहते हैं दोस्तों। ये होते वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते तथा लंबे समय तक वातावरण में रहते हैं, वो हो जाएगा दोस्तों। और वे होते तृतीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी। जैव विविधता को तप्त स्थल के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था दोस्तों? नॉर्मन मेयर, डब्ल्यू.जी. रोजेन, विल्सन, टेंसले। तप्त स्थल की बात करें तो भारत में कितने? 4 दोस्तों। कौन कौन से? एक तो है पूर्वी हिमालय। एक हो जाएगा दोस्तों आपका पश्चिमी घाट। एक हो जाएगा इंडो बर्मा क्षेत्र दोस्तों, इंडो बर्मा क्षेत्र। और एक हो जाएगा सुंडालैंड। ठीक है, ये है दोस्तों मुख्यतः जो तप्त स्थल है। और तप्त स्थल वे होते हैं जहां पर जैव विविधता क्या होती है? सर्वाधिक तथा मानव द्वारा हानि की संभावना हो, वो तप्त स्थल दोस्तों। क्या? जहां पर जैव विविधता सर्वाधिक है वहां पर मानव रहने की स्थिति नहीं रहती, क्यों? मानव को वहां पर रहता है खतरा दोस्तों। अब दोस्तों टेंसलैंड दिया था जैव अपना विविधता पारिस्थितिक तंत्र शब्द, पारिस्थितिक दोस्तों शब्द है, ये इन्हीं के द्वारा दिया जाता है, टेंसले के द्वारा। विल्सन की बात कर ले तो इनके द्वारा दिया गया था दोस्तों क्या? जैव विविधता शब्द का प्रचलन इन्हीं के, जैव विविधता शब्द का प्रचलन पूछ ले तो इनके द्वारा किया गया था। और दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए डब्ल्यू.जी. रोजेन, इनके द्वारा जैव विविधता शब्द दिया था शब्द, लेकिन सर्वप्रथम दोस्तों इसके बारे में बताया था वो थे नॉर्मन मेयर। तीनों याद रखना दोस्तों, नॉर्मन मेयर ने तो बताया था, डब्ल्यू.जी. रोजेन ने शब्द दिया था, विल्सन ने जैव विविधता शब्द को प्रचलन किया था, और टेंसले ने पारिस्थितिक शब्द दिया था। 4 ऑप्शन का पोस्टमार्टम कर दिया और तप्त जो स्थल है वो बता दिए 4: पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। ठीक है, और तप्त स्थल कौन से होते हैं? जहां पर दोस्तों मनुष्य का रहना संभव नहीं है, जहां पर जैव विविधता क्या हो? अधिक हो।
भारत में BSVI जो वाहन है उनकी बिक्री का प्रावधान किस तिथि से लागू हुआ है दोस्तों? 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2018, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ। BSVI ये दोस्तों 1 अप्रैल 2020 से लागू करने की प्रावधान तिथि इसे लागू हो चुका है दोस्तों, ऑप्शन बी। चलिएगा अगला क्वेश्चन, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग BOD निम्नलिखित में से किसकी माप करता है दोस्तों? जैव पदार्थों में ऑक्सीकरण के दौरान उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा जल में जो घुले कण की, हवा में घुले हुए कण की, या हवा में शोर के स्तर की दोस्तों? जो BOD किस में होते हैं? जलाशय में उपस्थित होते हैं। कहां पर है? जलाशय में। BOD के फुल फॉर्म होती है दोस्तों, मैं बता देता हूं, जो आपके बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या मांग दोस्तों, यानी रासायनिक ऑक्सीजन मांग या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोस्तों। ठीक है, ये फुल फॉर्म होती है। ये जलाशय के अंदर उपस्थित हो जहां पर कार्बनिक पदार्थों क्या होता है? अपघटन हेतु सूक्ष्म जीवों का अपने आवश्यक O2 की मात्रा को प्रभावित करने के लिए। और इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? जैव विविधता से संबंध होगा। ऑक्सीकरण के दौरान उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा, यही हो जाएगा ऑप्शन ए। क्योंकि अब बेसिक इसमें पढ़ रखा है ना पूरा, तब आप आसानी से कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर पाओगे दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को। ऑटोमोबाइल से निकलने वाला सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा है दोस्तों? ऑटोमोबाइल से देखते हैं, तांबा, ये विल्सन का रोग है, विल्सन का रोग। कैडमियम की बात करें, कैडमियम के इटाई रोग, इटाई रोग सुना है क्या नाम? और पारा मरकरी, ये मिनीमाता रोग, मिनीमाता रोग। और मोबाइल से, जो ऑटोमोबाइल से निकलने वाला सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक होता है वो लेड होता है, ऑप्शन सी। चलिएगा अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण निरोध बचाव एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों? 1975, 1981, 1985, 1990। बताइएगा इस प्रश्न का जो भी आपको लगता है दोस्तों आंसर। वायु प्रदूषण अधिनियम, ये दोस्तों एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो 29 मार्च 1981। ठीक है, याद रखना, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोक्लाइन, इकोटोन, इकेंड या रोधिका? दो पारिस्थितिक तंत्र हो गए ये दोस्तों, जो इसका बीच का क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? ये बताना है आपको। आप बताओ, मैं तब तक आपके कमेंट का वेट कर लेता हूं दोस्तों। क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं इकोटोन, ऑप्शन बी इकोटोन है, इस क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है दोस्तों। वृक्ष प्रमुख परितंत्र का संख्या का पिरामिड प्रकार का होता है दोस्तों? क्षैतिज, झुका, उल्टा, सीधा? बताओ दोस्तों। मैं बता देता हूं किस्सा होता है दोस्तों, ठीक है ना? आपको सर थे क्यों बताओ, मैं बता रहे थे, बताओ तो कमेंट में बता दो दोस्तों। थोड़ी बता छो मैंने, बता छो। ये होता है वृक्ष, ठीक है, पहला। उसके बाद दोस्तों यहां पर पैसे पक्षी, उसके बाद यहां पे कीट। तो कैसा हो रहा है दोस्तों? ये उल्टा हो रहा है ना। अब पिरामिड शब्द किसने दिया था दोस्तों सर्वप्रथम? ये पिरामिड किसने बताया था, सर्वप्रथम बनाया था? सर्वप्रथम चार्ल्स अलियन ने दोस्तों, अल्टेन या अलियन दोस्तों, अलियन ने, अल्टेन नहीं, अलियन ने दिया था। और ग्राफीय निरूपण किया था इनके द्वारा, ग्राफीय निरूपण इनके द्वारा किया जाता है, ग्राफीय निरूपण। सॉरी इसका ये हो जाएगा, ठीक है, और ये उल्टा होता है।
पर्यावरणीय प्रदूषण के अनुसंधान से संबंधित संगठन कौन सा है? CSIR, नीरी, AIMI या CISF दोस्तों? दोस्तों वह है आपका नीरी। अब नीरी की फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों याद रखना, इंस्टीट्यूट, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, या दोस्तों हिंदी में पूछा जाए तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए, नीरी का कहां पर है? हेडक्वार्टर नागपुर। और नागपुर कहां पर है दोस्तों? नागपुर सभी को पता है क्या? नागपुर कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों, याद रखना। चलिएगा अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की अवधारणा प्रथमतः प्रविष्ट की गई थी? एपी ओडम द्वारा, आर मिश्रा द्वारा, लिंडेमान द्वारा या टिलर द्वारा? जो ऊर्जा प्रवाह का दोस्तों 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम था दोस्तों, ऊर्जा प्रवाह का नियम, ऊर्जा प्रवाह का नियम ये दिया जाता है। और किसके द्वारा? लिंडेमान के द्वारा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है दोस्तों कौन सा? सूर्य, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ या उपरोक्त सभी? नवीकरणीय पदार्थ कौन से होते हैं? मैं पूरी थ्योरी बता देता हूं। वे ऊर्जा स्रोत जो असीमित हो, साधारण डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, असीमित हो, असीमित है या हो दोस्तों, इसका मतलब है अर्थात कभी समाप्त ना हो दोस्तों, नहीं हो सकते, वो हो जाएंगे। वे ऊर्जा स्रोत जो असीमित हो या कभी समाप्त नहीं हो सकती, वो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन हो जाएंगे दोस्तों। और वैसे कौन से हैं? हमारा सूर्य भगवान दोस्तों, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का गठन है वो किस वर्ष में किया गया? वर्ष 1989, वर्ष 1987, वर्ष 1988 या 1990? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो कनाडा के अंदर मॉन्ट्रियल शहर में बना था दोस्तों, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में बना। ये किसके लिए बना था दोस्तों? ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए ये बनता है, याद रखना। और बात कर ली जाए दोस्तों ये कब होता है, याद रखना, ये होता है 16 सितंबर 1987। और ये 16 सितंबर को ही आपका विश्व ओजोन दिवस है वो मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस पूछ लिया जाए 16 सितंबर है दोस्तों, याद रखना, विश्व ओजोन दिवस। और ये 16 सितंबर 1987, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। कनाडा में मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था ओजोन परत को क्षय को रोकने के लिए। तो कब हुआ था? 16 सितंबर 1987, और 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस है वो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, चारण खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषक स्तर पर है दोस्तों। जीवों की संख्या घटती है, जीवों का आकार बढ़ता है क्या? जीवों की संख्या बढ़ती है, जीवों का आकार घटता है, या जीवों का आकार और संख्या दोनों बढ़ती है? जीवों का आकार और संख्या दोनों घटती है चारण खाद्य श्रृंखला में। दोस्तों क्या आ रहा है? सबसे पहले हम चारण में घास लेंगे, सबसे पहले घास को हिरण खाएगा, हमने शुरुआत में उदाहरण यही लिया था, शेर, फिर ठीक है। आकार में क्या हो रही है? घास हिरण का है, हिरण शेर का, यानी आकार में हो रही है वृद्धि। संख्या में क्या होगी? कमी। संख्या में कमी तो होगी, तो ये होगा दोस्तों डार्ट के डेफिनेशन से आप ऐसे डायग्राम बना के समझ सकते हो, जीवों की संख्या में घटेगी
और आकार में बढ़ेगी दोस्तों। ये ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। बस इतना इजी होता है दोस्तों। साइंस को जब आसान से समझने में लग जाओ तो दोस्तों दिक्कत नहीं होती। भारत में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी से संबंधित कितने हॉटस्पॉट स्थल है? 2, 3, 4, 5। अभी बताए दोस्तों। ये हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी? तप्त स्थल की दोस्तों अवधारणा। ये पूछ लिया जाए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अवधारणा ये दी थी नॉर्मन, कौन था? नॉर्मन मेयर्स द्वारा दोस्तों। नॉर्मन मेयर्स के द्वारा दी गई थी। और भारत में कितने हैं? 4 दोस्तों। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। एक है पूर्वी हिमालय दोस्तों, कौन सा? पूर्वी हिमालय। एक हो जाएगा पश्चिमी घाट, कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट। और एक हो जाएगा आपका तीसरा इंडो बर्मा क्षेत्र दोस्तों। और एक हो जाएगा सुंडा लैंड, चौथा सुंडा लैंड दोस्तों। ये 4 है दोस्तों। अब बताइए दोस्तों क्लास कैसी लगी? पूरी मेहनत करके मैंने पढ़ाया है दोस्तों। टाइम चाहे कितने लगे, लेकिन दोस्तों टॉपिक से क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। और वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जामिनर पूछेगा। आपको सर आपको क्या पता, मेरे को दोस्तों यहां तक पता है कि किस टॉपिक से कितने पर्सन आएंगे, ठीक। क्योंकि मैं ऐसे आपको डायरेक्ट यहां से कहीं से फाइल उठाई वहां से क्वेश्चन नहीं करवाता। मैं करवाता हूं रिसर्च करके। पुराने एग्जामों में जितने भी एग्जाम सीटी के दोस्तों आपकी जितने पेपर है वो मेरे पास से मैंने प्रिंट निकाल के सारों के रिसर्च किए। इससे टॉपिक से इतने पर्सन आए, इस साइंस से इतने पर्सन आए, इस शिफ्ट में प्रत्येक डायग्राम है मेरे पास। और पीछे और भी एग्जाम हुए दोस्तों। सारे एग्जामों में दोस्तों लगभग मेरे 2016 के बाद जितने भी पेपर, जितने भी अधीनस्थ बोर्ड ने लिए और आरएस जो आपने आरपीएससी ने लिए, सारे पेपर मैंने निकाल कर उनसे रिसर्च करके फिर क्वेश्चन बनाता हूं, ठीक है ना। जीके वाली क्लास होती है उसके अंदर भी सारे पीवाई प्रीवियस ईयर पेपर के पर्सन होते हैं और इससे में सारे वही होते हैं। लेकिन इसका साथ में आगे कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है यही होगा। एक बार आप मेरा इसका सीईटी का एग्जाम होने तो आप फिर आप देखना मेरी क्लास से कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैं एग्जाम को टारगेट करके अब की बार सीईटी को लेकर चला हूं और आपको विश्वास दिला दूं कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितना टॉपिक पढ़ाऊंगा उतने टॉपिक से, जो टॉपिक पढ़ाए नहीं दोस्तों उससे बाहर जाए तो बात अलग है। लेकिन मैं टॉपिक वही करवा दूंगा जो एग्जाम में 100% आएंगे दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग। और सिलेबस से बाहर जाएगा दोस्तों एलटीसी की तरह, तो अब मेरी क्या जिम्मेवारी बनती है दोस्तों बताइए। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा, सिलेबस से मैं अलग टॉपिक पढ़ा दूं, आप कहोगे सर ये क्या करवा रहे हो, ठीक है ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। चलिए दोस्तों पूरी मेहनत करके तैयारी करिए। अब ज्यादा दिन नहीं बचे दोस्तों, बस 20-22 दिन मानो दोस्तों। अब रात दिन एक कर दो, कुछ भी नहीं, मैं हर चीज। अब दोस्तों बेसिक पढ़ने का टाइम नहीं है। जो भी स्टूडेंट को टॉपिक वीक है उनको पढ़ सकते हो, अन्यथा दोस्तों बेसिक पढ़ने का टाइम नहीं। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू की सीरीज कर रही है उनको आप देखिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने पास जो भी मॉडल पेपर है उनको निकालिए दोस्तों, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासों में, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।